नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पैरट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की साइंस की बुक कक्षा 6 अध्याय नंबर 4 के ऊपर। अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। जिस दोस्त ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। किसी भी प्रकार का कमेंट या कोई परेशानी, क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए कमेंट भी करें। दोस्तों, आज हम विस्तार से बात करेंगे वस्तुओं के समूह बनाना। किस प्रकार से वस्तुओं के समूह बनाए जाते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं किस किस से बनाई जाती हैं, वस्तुओं के क्या क्या गुण होते हैं, इन गुणों की क्या महानता है, इस सभी के ऊपर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी की बुक कक्षा 6 अध्याय नंबर 4 विज्ञान विषय। दोस्तों, पहला मुख्य बिंदु है इसके अंदर हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमारे चारों ओर के अंदर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती, प्लास्टिक की, लकड़ी की, कांच की आदि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है। तो इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर यह समझाया गया है कि हमारे चारों ओर की वस्तुओं को एकत्रित करें और उन्हें ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। तो इसलिए दोस्तों, मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। इसके अंदर कोई खास चीज है नहीं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की ये वस्तुएं हैं जिनको एकत्रित करना है और एकत्रित करके है जो इनको अलग अलग समूह के अंदर विभक्त करना है। भाई, प्लास्टिक की चीजें ये हैं, लकड़ी की चीजें ये है, कांच की चीजें ये हैं, कपड़े से बनी हुई वस्तुएं ये हैं। इस प्रकार से इन सभी का अलग अलग से समूह बना लेते हैं। क्रियाकलाप 1 भी इसी के ऊपर बात करता है कि किस प्रकार से है जो वस्तुओं को, समूह को अलग अलग समूह के अंदर विभाजित किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 के अंदर भी इसी प्रकार की एक सूची तैयार की जाती है जिसके अंदर कुछ वस्तुएं होती हैं और इन वस्तुओं के अंदर जिन पदार्थों से वे बनी हुई होती हैं उनकी सूचियों को एकत्रित करने के बारे में, और उनको चारों ओर से किस प्रकार की वो दिखाई देते हैं, उनकी बनावट के बारे में, उनकी शेप के बारे में जो जानकारी एकत्रित करने के लिए कहते हैं। तो इन 2 सारणियों के ऊपर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों, वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बने होते हैं, जैसे प्लेट या थाली इस्पात की, कांच की और प्लास्टिक की, इनसे बनी होती, पेन प्लास्टिक और धातु। तो ये सारणियां यहाँ पर बनाई गई हैं। सारणी 4.2 समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। पदार्थ, इन पदार्थों से बनी वस्तुएं जैसे लकड़ी, कुर्सी, मेज, हत्थे, हल, बेड, गाड़ी, बैलगाड़ी और इसके पहिए, कागज, पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने और कैलेंडर। चमड़े से है जो जूते वीते बनाए जाते हैं। प्लास्टिक की अनेक वस्तुएं बनती, बाल्टी, चम्मच, खिलौने, और रुई से है जो गद्दे, खिलौने आदि बनाए जाते हैं। इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की को तथ्य नहीं है, इसलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों। जी हाँ, अब आप बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के ऊपर, पदार्थों के गुण। जी हाँ दोस्तों, पदार्थों के क्या क्या गुण होते हैं। हमने ऊपर पहले पदार्थों, जो वस्तुएं थी हमारे पास, उनको सबको अलग अलग समूह के अंदर विभक्त कर लिया। भाई, प्लास्टिक की ये वस्तुएं हैं, लकड़ी से बनाई जाने वाली ये वस्तुएं, कांच से बनाई जाने वाली ये वस्तुएं। तो इन सब का हमने क्या कर लिया, एक एक वर्गीकरण कर लिया, एक एक समूह बना लिया। उन समूह के बारे में जो पदार्थ थे और वो कौन कौन से पदार्थ मिलकर बन रहे थे, अब उन पदार्थों के हम क्या पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे कि इन पदार्थों के अंदर किस प्रकार के गुण होते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़े जो प्राय हमने उसके याद किए थे, ये देखा। ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग द्रवों को रखने के लिए करते हैं, इसलिए अब हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारी कार्य काफी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगी। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु तथा कोई ऐसा पदार्थ
चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किस पदार्थ का चयन किया जाना है। उस पदार्थ के गुण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थ के वे सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है, जिसके अंदर पहला गुण है दिखावट। प्राय पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे तथा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम की कुछ समानताएं हो सकती हैं। तो इनके अंदर ये सब विभिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ न कुछ समानताएं होती हैं। तो उन समानताओं के ऊपर ही बात करने वाले हैं। क्रियाकलाप 3। विभिन्न पदार्थ गत्तों, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए। क्या इनसे कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक की ली। अब जैसे ही आपकी शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप इन अन्य पदार्थों में इस प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति दिखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने पदार्थों के साथ कर सकते हैं करिए। तो इस क्रियाकलाप के अंदर ये बताया गया है कि आपके पास जो भी पदार्थ हैं उनको अलग अलग समूह के अंदर रख करके उनकी चमक के बारे में है जो जानकारी लेनी कि कौन से पदार्थ चमकीले हैं और कौन से चमकीले नहीं है। तो उनको काट काट करके उनकी परतों को देखते हैं तो उनके अंदर भी वो चमकीले दिखाई देते हैं। कीजिए तथा द्युतिवान और द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाई, अर्थात चमकीले और अचमकीले पदार्थों की, जो चमकीला नहीं होता है उनकी सूची बनाई। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों की रेगमाल से रगड़कर देख सकते हैं कि द्युतिवान है या नहीं है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्राय कैसे होते हैं? धातु होते हैं। तो वे पदार्थ जिनके अंदर चमक होती है वे पदार्थ धातु कहलाते हैं। लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम तथा आदि धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं। विद्युतिहीन जिसे निष्प्रभ दिखाई देने लगती है, ऐसा उन वायु तथा नमी की विक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातुओं की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और देखें कि इनमें द्युति है या नहीं। आगे बात करते हैं हम पदार्थों के दूसरे गुण के ऊपर, जिसका नाम है कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं और उनसे कुछ को दबाना कठिन होता है, जब कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए और उसे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ या वस्तु के पृष्ठों को खींचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खींच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को आसानी से नहीं खींच सकते हैं। तो जिन पदार्थों को हम नहीं खींच सकते हैं उनके अंदर कठोरता अत्यधिक होती है, और जिन पदार्थों को हम खींच सकते हैं उनको कठोरता बहुत कम होती है, अर्थात उनके अंदर प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। जब कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया या खरोचा जा सकता है वे कोमल पदार्थ कहलाते हैं। कैसे पदार्थ कहलाते हैं? कोमल पदार्थ। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। रुई और स्पंज तो कोमल है, लकड़ी कठोर। दिखावट में पदार्थ के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना। हाँ, तो इनके अंदर विभिन्न प्रकार चमकीले हो सकते हैं, कठोरता हो सकते हैं और रुक्ष यानी खुरदरे भी हो सकते हैं और चिकना भी हो सकता है। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन कीजिए। क्रियाकलाप 4 के अंदर कुछ इसी प्रकार का है, जिसके अंदर धातुओं की कठोरता के ऊपर बात की गई है। इसके अंदर
कुछ ठोस पदार्थ जिन्हें चीनी, नमक, चाक पाउडर, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए, प्रत्येक गिलास के अंदर अलग अलग डाली। पहले गिलास के अंदर प्रत्येक गिलास में 2.3 भाग जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चीनी, दूसरे में नमक। इस प्रकार से सन्य पदार्थ मिला लीजिए। प्रत्येक की अंत वस्तु को चमक से विलोड़ित कीजिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता लगाए कि जल मिलाए गए पदार्थ का क्या होगा। तो उनका अवलोकन कर लेंगे। भाई नमक का जो जल में लुप्त हो जाता है, चीनी भी लुप्त हो जाती है, बालू नहीं होती, चौका पाउडर लुप्त हो जाता है, लकड़ी का बुरादा नहीं होता। आप ये पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, अर्थात घुल गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ जल में विलय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफी समय तक गिलास में उंडलित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं। ये पदार्थ जल में अविलय होते हैं। तो इसके अंदर दो बातों के ऊपर विशेष बात की गई है दोस्तों कि विलय पदार्थ कौन से होते हैं और अविलय पदार्थ कौन से होते हैं। इस क्रियाकलाप के द्वारा यह समझाया गया है कि विलय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो पानी के अंदर पूर्णतः घुल जाते हैं, विलय हो जाते हैं, उन्हें विलय पदार्थ कहते हैं। और जो पानी के अंदर पूर्णतः नहीं घुलते उनको अविलय पदार्थ कहा गया है। तो विलय पदार्थ और अविलय पदार्थों के ऊपर बात की। क्योंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रक्रिया में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्रियाकलाप 5, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल तथा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसे चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाए, भलीभांति उडोलित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए क्या यह द्रव मिश्रित हो जाएगा। जितने अधिक अन्य द्रव को उपलब्ध हो सके उन सभी के ऊपर यह परीक्षण करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के परीक्षण करने की जल लेना है, नींबू का रस लेना है, तेल लें। तो इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ तो जल के अंदर विलय हो जाते हैं और कौन कौन से पदार्थ अविलय रहते हैं, इनका परीक्षण आप घर पे भी कर सकते हैं। पहली और बूझो जो एक दो विनोद व्यक्ति थे, ये आपस में लड़की और ये लड़के बात करें। बूझो ये सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रव का उपयोग किया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भलीभांति मिश्रित हो सकते हैं। तो पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन होती हैं। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। कुछ गैसें जल में विलय होती हैं, कुछ गैसें जल में विलय होती हैं जबकि अन्य नहीं। प्राय तो जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती है। उदाहरण के लिए जल में ऑक्सीजन गैस रहने और जंतु में पादप जीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। तो जल के अंदर ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस घुल सकती है, तो गैसें भी जल के अंदर घुलती हैं। आगे बात करते हैं, वस्तुएं जल में तैर और डूब सकती। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि वस्तुएं जल के अंदर तैरती हैं या डूबती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने ये ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इसमें कुछ पदार्थ तो जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं और जल के पृष्ठों पर आकर तैरने लग जाते हैं, अन्य डूबकर गिलास की तले में पहुंच जाते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से पदार्थ तो जल के ऊपर तैरते हैं और कौन कौन से पदार्थ जल के अंदर बैठ जाते हैं। जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद को कुछ बूंदे जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, और सबका क्या होगा। वो जो ये चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले, जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रव जैसे तेल में यही पदार्थ तेल तथा डूब जाते हैं। इस प्रकार से आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जल के अंदर तैरने वाली वस्तुएं हो जाएंगी जैसे जल के ऊपर तेल तैरता है, प्लास्टिक की वस्तुएं, लकड़ी की वस्तुएं, ये सब है जो जल के ऊपर तैरने वाली होती हैं। और जल के अंदर नीचे बैठ जाने वाले पत्थर होते हैं, धातुएं होती हैं, कठोर पदार्थ कोई भी हो जिसके अंदर अधिक वजन हो, यह उनके घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। आगे बात करते हैं, पदार्थों के अंदर एक गुण और पाया जाता है जिसका नाम है पारदर्शिता। अर्थात जिनकी वे वस्तुएं जिनके आर पार देख सकते हैं या वे पदार्थ जिनके आर पार देख सकते हैं उनको पारदर्शिता कहते हैं। और अपारदर्शी वस्तुएं उन्हें कहते हैं जिनको हम आर पार नहीं देख सकते हैं। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा, उनके स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपाना चाहते ताकि आप दूसरों को दिखाई न दे। आप इन स्थानों को भी नहीं क्यों चुना,
आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपको मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेगा। तो इसके अंदर ये समझाया गया है कि जैसे बचपन में लुका छुपी खेलते थे, तो हम ऐसे वस्तुओं के पीछे ही जाकर के दुबते थे जिनके अंदर हम आर पार नहीं देख सकते थे। वरना आर पार तो हमारा मित्र देख लेता और वो हमें पहचान लेता। उन पदार्थों को सामग्री जिससे होकर वस्तुएं देखी जा सकती है पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, पारदर्शी वस्तुएं किन्हें कहते हैं? जो जिन वस्तुओं के हम आर पार देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। कांच, जलवायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद है, ताकि खरीदार इन चीजों का आसानी से देख सके। जी हाँ दोस्तों, कांच है जो पारदर्शी पदार्थ है और पत्थर है जो नहीं है। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देख सकते। उन पदार्थों को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। आपने यह नहीं बता पाया कि लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या पड़ा है? लकड़ी के पत्ता और कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने फ्रैक्शन को नोट कीजिए। बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर उसे फैलाइए कि कागज के इस भाग से जहाँ तेल फैला हुआ है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। क्या आप देख सकते हैं पाते हैं कि बल्ब में हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, उसको पारभासी कहते हैं। अर्थात हमारे अंदर कुछ आभास वाली वस्तुएं ही होती हैं। तो पारभासी वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनके अंदर हम वस्तुओं को पारदर्शी अर्थात दूसरी तरफ आर पार तो देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, इसलिए इसको पारभासी कहते हैं। कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिनका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। ये वह भी परिभाषी था। क्या आपने पारभासी पदार्थों की कुछ उदाहरणों के रूप में सोच करके बताइए बच्चों को। अतः आप पदार्थों को पारदर्शी पारदर्शी इनमें बांट सकते हैं। पहले अंधेरे में कांच टॉर्च में हथेली से रखकर टॉर्च ऑन करके हथेली के ऊपर रख लेती है। क्या पारदर्शी अपारदर्शी है? जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर हमने ये सीख लिया है कि पदार्थ की भिन्न दिखावट होती है। इनके जल और अन्य द्रव में मिश्रित होने के भिन्न भिन्न रंग होते हैं। जल में तैरे गए डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूह उनके गुणों में समानता अथवा भिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थ को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हमें प्राय पदार्थों की समन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में यह अपनी वस्तुओं के भंडारण से सामान्य इस प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तो ये इस प्रकार से आपका ये चैप्टर था दोस्तों। हमने इसके चैप्टर के अंदर मुख्य मुख्य बिंदुओं के ऊपर विस्तार से बात की है। आगे बात करते हैं हम इसके प्रमुख शब्द। कठोरता। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर खींचने पर वे नहीं खींच पाते हैं तो वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। अविलेय पदार्थ जो जल के अंदर पूर्णतः विलीन नहीं होते अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। द्वितीय में ऐसे पदार्थ जिनके अंदर चमकीले का गुण नहीं पाया जाता अर्थात वे पदार्थ जो चमकदार नहीं होते हैं द्वितीय में पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ वे होते हैं जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। पदार्थ विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। धातुएं वे होती हैं जो कठोर होती हैं, विद्युत का प्रवाह करती हैं, चमकदार होती हैं, प्रत्यास्थता का गुण कम होता है। अपारदर्शी ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। अपारदर्शी रुक्ष या खुरदरा, ऊपर से जो खुरदरी सतह होती है जैसे पत्थर की सतह इस प्रकार की होती है उनको रुक्ष सतह। विलेय जो जल के अंदर पूर्णतः विलेय हो जाते हैं विलेय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ जल के अंदर पूर्णतः घुल जाते हैं। पारभासी ऐसे पदार्थ जिनके आर पार तो देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। पारदर्शी ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखने पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे देते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। तो इनके ऊपर हमने बात की है कि कठोरता अविलेय द्वितीय पदार्थ धातुएं अपारदर्शी रुक्ष विलेय पारभासी और पारदर्शी ये कौन कौन से पदार्थ होते हैं इनके ऊपर हमने बात की। सारांश के ऊपर हमारे चारों ओर के अनेक वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। किसी दिए गए समय की बहुत सी
वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी भी वस्तु को केवल एक पारदर्शी से बनना संभव नहीं होता, उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण दिखावट में चमकदार, अन्य सभी नहीं होते हैं। खुरदरे और अन्य चिकने। इसी प्रकार के कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर और कुछ अन्य कोमल होते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं तो कुछ अविलय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच के पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी होते हैं। पदार्थों के उनके गुणों में समानता और विषमताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम इनके अभ्यास प्रश्न के ऊपर। अभ्यास प्रश्न कौन कौन से, इनके उत्तरों के बारे में जानते हैं। लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुएं। लकड़ी से कुर्सी बनाई जाती है, टेबल बनाई जाती है, किवाड़ बनाए जाते हैं, हत्थे बनाए जाते हैं, खाट बनाई जाती हैं और भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थ का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक के खिलौने, स्टील की चम्मच, सूती कमीज। तो चमकदार की बात करते हैं, स्टील की चम्मच, कांच की प्याली आदि चमकदार होते हैं। निम्नलिखित को इसको इससे मिलाना है कि कौन से पदार्थ कौन सी वस्तुओं से मिलकर के बना है। तो दोस्तों जैसे पुस्तक की बात करते हैं, पुस्तक है जो कागज से बना होता है। गिलास है जो कांच से बना होता है। कुर्सी लकड़ी की बनी होती है। खिलौना प्लास्टिक का बड़ा होता है। जूते चमड़े के बने होते हैं। इस प्रकार से हमने इनके उत्तर भी जान लिए हैं। आगे बात करते हैं नीचे दिए गए कथन को सत्य और असत्य के बारे में। इनको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच पारदर्शी होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। नोटबुक में दुती होती है जबकि रबड़ इरेजर में नहीं होती है, ये भी गलत बात है। नोटबुक चमकदार थोड़ी ना होती। चाक जल में विलीन हो जाता है, ये करेक्ट बात है। लकड़ी का टुकड़े से मेल न खाने वाले पर ज्ञात कीजिए। इसके अंदर एक नंबर है जो मेल नहीं खा रहा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिस दोस्त ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। आपका किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें, आपको उस क्वेश्चन का 100% आंसर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, अध्याय नंबर 5 के ऊपर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।